Good morning every student of BPT 7th semester. Today I am going to share some knowledge of my personal view and regarding CABG. As you know, this CABG, it means coronary artery bypass grafting. This is regarding to the heart problem. It is regarding to the heart problem. So CABG is also known as open heart surgery. Now the question arises that what is CABG? So I am telling something about you. This, it is a procedure to attach artery or vein to give proper blood supply to the heart. It means अगर कोई आदमी जिसको हार्ट में ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ सम ऑब्स्ट्रक्शन इन द कॉर्नरी आर्टरी इटसेल्फ, तो उसको इस प्रोसीजर के ज़रिए हम लोग एक अलग से रास्ता बना देते हैं और उससे उसको न्यूट्रिशंस, उसको ब्लड सप्लाई मिलने लगता है, न्यूट्रिशंस मिलने लगता है, तो वो जितना उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो मिलता रहता है। तो इस प्रोसीजर को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि इट इज़ ए प्रोसीजर टू अटैच आर्टरी और वेन टू गिव प्रॉपर ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर मैंने लिखा है इन विच कंडीशंस इट इज़ नीडेड। ये कब, क्यों हम लोग करते हैं? तो इसके लिए होता ये है कि किसी आदमी को चेस्ट में पेन हुआ, वो पेन रेडिएट करने लगा लेफ्ट हैंड में, कभी कभी सीवियरिटी ज़्यादा होती है तो स्वेटिंग भी होने लगती है। और मैं तो खुद चूँकि इसका पेशेंट रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बेहतर बता सकता हूँ कि क्या क्या कंडीशंस होते हैं। तो जैसे हमारे साथ होता था ये कि जब मैं चलता था तो हमारे हार्ट में, हमारे चेस्ट में लेफ़्ट साइड में, टुवार्ड द लेफ़्ट साइड पेन होने लगता था और ये पेन रेडिएट करके हाथ में आता था और सम टाइम ये हमारे लेफ़्ट साइड ऑफ द फेस और नेक में भी आता था एंड बैक ऑफ द यानी थोरेसिक लेवल और स्कैपुलर रीजन, ये जो है कंडीशंस होते हैं। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है, ये लोग, इस तरह के लोग कार्डियक यानी मेडिसिन में जाते हैं, यानी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट इनको एग्ज़ामिन करने के बाद वो कहता ये है कि भाई ऐसा है कि ये लग रहा है कि हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है, इसको हम लोग रूल आउट कर लें। तो पहले तो कुछ ब्लड टेस्ट है, बहुत सारे ब्लड टेस्ट हैं, वो सब कराता है, समझा ना? फिर इको करवाता है, फिर टीएमटी करवाता है और लास्टली कहता है कि एंजियोग्राफी करा के हम लोग देख लेते हैं। तो एंजियोग्राफी ये फाइनल प्रोसीजर है डायग्नोसिस करने का कि ये कौन सी कोरोनरी आर्टरी और कितनी कोरोनरी आर्टरी, कितना % उसमें ब्लॉकेज है या इस्कीमिक है। इस्कीमिक का मतलब ये कि सिकुड़ गई है ना? वो कोरोनरी आर्टरी सिकुड़ गई है, ब्लॉकेज नहीं है लेकिन सिकुड़ गई है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है। और ब्लॉकेज का मतलब ये है कि इंटरनल वॉल ऑफ द कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल के जमा हो जाने से वो जितना डायमीटर होना चाहिए कोरोनरी आर्टरी का, वो जो है कम हो जाता है। यानी वो दोनों तरफ वाल में
जिस तरह से मैं तुम्हें बताऊं कि ये सपोज करो कॉर्निया आर्टरी है और इसका ये वाल जो हमारा है, इस वाल में इस तरह से ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है या ब्लॉकेज आ गया है, तो अब ये ब्लड को सब पास करने के लिए इतनी ही सी जगह होगी जिसकी वजह से उसको प्रेशर ज़्यादा लगता है और हार्ट को कम ब्लड सप्लाई मिलने पर हार्ट में पेन होने लगता है और मरीज़ जब तक वो रेस्ट के अवस्था में रहता है तो उसको कोई ख़ास फीलिंग नहीं होती है, वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है क्योंकि वो रेस्ट में है। लेकिन जब वो चलता है तो उससे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इंक्रीज़ करता है, हार्ट का फंक्शन ज़्यादा होने लगता है, तो या सीढ़ी चढ़ता है उस वक्त उसके हार्ट का फंक्शन ज़्यादा डिमांड करता है करने के लिए, तो उसको ब्लड सप्लाई भी वैसे ही चाहिए। जैसे एक आदमी है दिन भर वो अगर काम करता हो और उसको खाना प्रॉपरली नहीं मिले तो क्या वो प्रॉपर काम कर सकेगा? नहीं कर सकेगा वो, इसलिए कि उसको भूख लगती है। उसी तरह से हमारे हार्ट को भी ब्लड सप्लाई चाहिए, यानी न्यूट्रिशन चाहिए। वो न्यूट्रिशन किस चीज़ से मिलता है? ब्लड से मिलता है। ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। एवरीबडी आर नोइंग इट अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड। तो ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये चीज़ जो है कि वो ब्लड आपको सप्लाई देता है। किसको देता है सप्लाई? कॉर्नरी आर्टरी के थ्रू हार्ट को सप्लाई देता है, जिसकी वजह कर वो हार्ट प्रॉपर फंक्शन करता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये कि इंटरनल वाल नैरो हो गया। अब ब्लड सप्लाई जो है प्रॉपरली नहीं जा रहा है, इसको इतना होना चाहिए था, ये इतना हो गया। अब इसमें जो ब्लड का फ्लो है वो कम जा रहा है, जिसकी वजह से हमको तकलीफ़ हो रही है। तो ये कंडीशंस में जब एंजियोग्राफी हम कराते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि कौन सी कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज है और कितना परसेंट ब्लॉकेज है। ठीक है, और इसी आधार के ऊपर ये जब रिपोर्ट इसकी या इसका जो है फिल्म जब हमारे कार्डियक सर्जन देखते हैं तो देखने के बाद ये फैसला करते हैं कि इस पेशेंट को एडवाइस क्या किया जाए। तो दो तरह की चीज़ उनके दिमाग में आती है। देखते हैं कि ये सीवियरिटी ज़्यादा है, इसमें परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज मोर देन 70% है और 80% है, तो कहते हैं कि भाई और कॉर्नरी आर्टरी दो से ज़्यादा अगर जो है वह अफेक्टेड है तो कहते हैं कि नहीं भाई, आपको स्टंट लगाने से प्रॉब्लम आपका नहीं हल होगा, एंजियोप्लास्टी करने से आपका प्रॉब्लम नहीं हल होगा, आप बेहतर ये है कि बाईपास करवा लो। तो इस बाईपास का मैंने पहले ही बताया, बाईपास का दूसरा नाम क्या है? कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब ये है कि किसी दूसरे चीज़ को वहाँ पर लगा दिया गया, साट दिया गया, इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। और इसका दूसरा नाम मैंने पहले ही बताया कि इसका दूसरा नाम है कि ओपन हार्ट सर्जरी। ये जो मैंने लिखा ओपन हार्ट सर्जरी, इसको दूसरा नाम से जानते हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी। तो दो चीज़ हो गई। कंडीशंस आपको मैंने बता दिया किस कंडीशन में करते हैं। अब जो है सर्जिकल यानी हाउ टू डायग्नोस ये भी बता दिया मैंने, कैसे डायग्नोस करते हैं और डायग्नोसिस के बाद क्या एडवाइस करेंगे, चाहे वो CABG करेंगे यानी कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग या फिर एंजियोप्लास्टी। दो चीज़ है। तो एंजियोप्लास्टी अगर परसेंटेज कम है, ब्लॉकेज है, दोनों में ब्लॉकेज है लेकिन परसेंटेज कम है, तो उसमें एंजियोप्लास्टी क्या है? एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं लोग कि एक वायर के ज़रिए हमारे हार्ट तक पहुंचते हैं, थ्रू द आपके हाथ से भी जाता है और ग्रोइंग एरिया से भी जाता है। वो वायर को लेके जाते हैं, उस वायर में आगे में एक कैमरा होता है, उसको लेके जाते हैं एकदम हार्ट तक और जा कर के उस कैमरा की मदद से मॉनिटर के ऊपर देखते रहते हैं। आता है मॉनिटर पर उसकी फ़ोटोग्राफ और उससे पता चलता है कि कौन सी कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, तो वहाँ पर ले जाके स्टंट
लगा देते हैं। स्टेंट क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ रिंग, या सम टाइम इट इज़ बैलूनिंग कर देते हैं, है ना। यानी अंदर में वायर ले गया, उसके बाद यहाँ से पंप किया तो वहाँ पर वो चीज़ फूल जाती है। फूलने से क्या होता है कि हमारा ब्लड का जो आर्टरी का जो ये है वाल है, वो फैल जाती है, तो ब्लड का फ्लो होने लगता है। ठीक है, इसको बैलूनिंग कहते हैं। और फिर एक रिंग को सेट कर देते हैं वहाँ पर। लेकिन ये बहुत सारे सर्जन्स का ये कहना है कि इट इज़ नॉट ए वेरी लॉन्ग लास्टिंग, मे बी दोबारा आपको वहाँ पर जम जाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो है दोबारा जम जाने की चांसेस हैं। अब आ जाइए बाईपास सर्जरी के ऊपर। तो बाईपास सर्जरी, अगर हमारा सपोज करो कि ये हार्ट है और ये कॉर्नरी आर्टरी यहाँ से जा रहा है, जस्ट मीन सपोज करो कि ये हार्ट है और ये कॉर्नरी आर्टरी है, ये यहाँ इस जगह ब्लॉकेज है, तो हमारा ये जो ओटा है यहाँ से इसको हम पाँव से निकालते हैं आर्टरी को, और उसके बाद यहाँ ला करके इस जगह पर जोड़ देते हैं, इस जगह पर जोड़ देते हैं। ये जो जोड़ा है तो अब डायरेक्टली यहाँ से ब्लड निकला और सीधे यहाँ आ गया, इस हार्ट को प्रॉपर सप्लाई मिलने लगा। तो इसको क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग कहते हैं, है ना। क्योंकि दूसरे जगह से निकाल के यहाँ पर रीसेट किया गया, ग्राफ्ट किया गया, साट दिया गया, इसको हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या तरीका है? पहले तो ये है कि मरीज़ को जनरल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है ना। उसके बाद क्या किया जाता है? उसको कैथेटर लगा दिया जाता है। उसके बाद तीसरा क्या है? मुंह में एयर ट्यूब डाल दिया जाता है। चौथा क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। अच्छा, जनरल एनेस्थीसिया देने से पहले एक चीज़ और है, जितने भी हमारे हेयर फॉलिकल्स बॉडी में हैं, चेस्ट में, है ना, हमारे बॉडी में के जितने भी हेयर फॉलिकल्स हैं, चाहे वो हाथ का हो, पाँव का हो, चेस्ट का हो, आपके ग्रोइन एरिया का हो, वो सारे हेयर फॉलिकल्स को शेव कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? शेव कर दिया जाता है, ताकि सर्जन एट द टाइम ऑफ सर्जरी वो कहीं से भी वो वेन निकाल सकता है, आर्टरी निकाल सकता है। ये डिपेंड करता है एट द टाइम ऑफ सर्जरी दे डिसाइड कि कहाँ से लिया जाए। तो ये उसके मूड के ऊपर या उसके डिमांड के ऊपर किया जाता है। कुछ सर्जन ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हाथ पाँव काहे के लिए डैमेज किया जाए, अंदर ही अंदर निकाल लेते हैं। वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, अंदर ही अंदर निकाल लेते हैं, जितनी ज़रूरत है उतना निकाल के अटैच कर दिया। लेकिन कुछ लोग करते हैं कि नहीं, पाँव से निकालते हैं और निकाल के उसका ग्राफ्ट बना के रखे रहते हैं, और उसके बाद जैसे ही हार्ट को ओपन किया, जब हार्ट को ओपन करने में कई मरहला आता है। सबसे पहले एक चेस्ट में इंसीजन दिया जाता है। ठीक है, इंसीजन दिया गया, हमारा स्किन कट गया। उसके बाद स्किन के नीचे क्या है? स्टर्नम है। स्टर्नम को ओपन करते हैं या काटते हैं। काटने के बाद उसको रिट्रैक्टर से फैलाते हैं। जब फैलाते हैं तो एक डायफ्राम आता है। उस डायफ्राम को हम लोग जो है काटते हैं। काटने के बाद हमको हार्ट दिखाई देता है। ठीक है, हार्ट जब दिखाई देता है तब एक मशीन की ज़रूरत होती है जिसको हार्ट लंग्स मशीन कहा जाता है। उस मशीन को हार्ट से जोड़ा जाता है, और उस वक्त समझिए जोड़ना, उसको ओरिजिनल को हटाना और इसको जोड़ना, यही कमाल की चीज़ है। आज जैसे ही अटैच करता है तो फिर ये हार्ट को स्टिमुलेट करता है, तो हार्ट जो है पंप करने लगता है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है इसका। और उसके बाद मैंने जैसा कि बताया कि इस तरह से जो ग्राफ्ट निकाला है उसको जो है ग्राफ्टिंग कर देता है। अब आ जाइए, हम लोग नीचे में लिखा है कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ऑपरेशन के बाद क्या क्या केयर लिया जाता है उसका। सबसे पहले पेशेंट शुड बी केप्ट इन ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट में इसको 2 से 3 दिन रखा जाता है, समझा न। ग्रेजुअली उसका एयर ट्यूब को निकाला जाता है, फिर कैथेटर को निकाला जाता है,
समझा ने, एंड पेशेंट शुड बी अंडर ऑब्जर्वेशन। पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में एक दिन और रखा जाता है आईसीयू में कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन अगर होगा तो फिर जो है आईसीयू का जो भी एक प्रोटोकॉल है उसको हम लोग पूरा करेंगे। इफ़ एवरीथिंग इज ऑल राइट, तब पेशेंट को ट्रांसफ़र किया गया कहाँ, उसके रूम में या वार्ड में, जहाँ भी उसको रखना है, जहाँ पर वो चाहे प्राइवेट रूम लिया हो या वार्ड में जगह है वहाँ लिया गया हो, वहाँ तो वो ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम आईसीयू टू वार्ड। अब वार्ड में आने के बाद एक दूसरा प्रोसीजर शुरू होता है। वो प्रोसीजर क्या है कि पेशेंट को आफ्टर ऑपरेशन कुछ मेडिसिन एडवाइस की गई, उस मेडिसिन को पेशेंट को प्रॉपर टाइम पर दिया जाता है। जैसे ब्लड थिनर है ना, आपके एंटी कोलेस्ट्रॉल अटोरवास्टिसिन है, या आपके इकोस्पिरिन है जो ब्लड को थिन करता है, या ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए ब्लड प्रेशर की दवा है। ये सारी दवाएं एडवाइस की जाती हैं थ्रू द सर्जन और थ्रू द कार्डियोलॉजिस्ट, वो उसको प्रॉपरली टाइम पर दिया जाता है। लेकिन दिस इज़ नॉट इनफ। अब यहाँ पर वी द फिजियोथेरेपिस्ट आर हैविंग वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। हम लोगों का बहुत बड़ा रोल है इसको करने में, उसको इसकी लाइफ को नॉर्मलाइज करने में। उसके लिए हम लोगों को ऑपरेशन के पहले भी हमारी मदद ली जाती है और ऑपरेशन के बाद भी ली जाती है। तो इन एवरी हार्ट हॉस्पिटल देयर मस्ट बी ए very good physiotherapist who is having full knowledge of cardiac surgery और कार्डियोलॉजी। जो एमपीटी करते हैं आपके कार्डियोलॉजी में, उसको मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी इन कार्डियोलॉजी कहा जाता है। इन लोगों के तरह के लोग को वहाँ पर अपॉइंटमेंट होता है, वहाँ काम करते हैं वो बाता सर्जन के साथ, एंड दे मस्ट बी हैविंग फुल नॉलेज ऑफ द हार्ट, है ना, तभी तो कोई काम कर सकेगा। नॉलेज अगर होगा तभी कोई काम कर सकता है। तो अब ऑपरेशन के पहले भी जो डिमांड करता है या उसको बुलाया जाता है, उसको कंसल्ट किया जाता है फिजियोथेरेपिस्ट को, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट प्री ऑपरेशन मैनेजमेंट पहले क्या करता है, वो मरीज़ को कहता है कि देखो भाई तुम्हारी सर्जरी होनी है, तुम्हारे सीने को काटा जाएगा, काटने के बाद तुम्हारे स्टर्नम को खोला जाएगा, हार्ट तक पहुंचा जाएगा, एक प्रोसीजर है सर्जिकल प्रोसेस। वो उसको समझाता है, मेंटली प्रिपेयर करता है उसको। मेंटली प्रिपेयर किया और उसके बाद तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए दो चीज़ चाहिए। एक तो ये कि कॉन्फिडेंस, दूसरी चीज़ ये कि मसल्स पावर होना चाहिए। हमारे चेस्ट में जो मसल्स है उसका एक पावर है ना, उस मसल्स पावर को इंक्रीज करना है तुमको, और उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हम बताते हैं, वो एक्सरसाइजेज करना है। तो पहला क्या एक्सरसाइज है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्या, चेस्ट एक्सपेंशन, सीना को फुलाने का एक्सरसाइज। तो कैसे होता है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराना है। मरीज़ को कहना है कि लंबी सांस लो, होल्ड करो, और होल्ड करने के बाद मुंह से फूंक के सारी हवा को निकालो। अब फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, कहते हैं कि स्टॉप वॉच ले लिया और कहा कि लंबी सांस लो, लंबी सांस लिया, स्टॉप वॉच अपना स्टार्ट कर दिया, उसका क्या है होल्ड करो। अब वो होल्ड कर रहा है तो वो देखते हैं कि कितनी देर तक उसने होल्ड किया। एवरी टाइम पेशेंट इज आस्क्ड टू इंक्रीज द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर इन द चेस्ट। उससे क्या होता है कि जैसे जैसे वो इंक्रीज करता है उसका इंटरकॉस्टल मसल्स, चेस्ट का जो मसल्स है उसके पावर बढ़ते हैं, और वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी है वो बढ़ती है।
यानी इनटेक ऑफ एयर करने के जो जितना डिमांड है उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो प्रॉपरली स्ट्रांग हो जाता है एंड ही बिकम्स फिट फॉर द ऑपरेशन के लिए फिट हो जाता है ना। तो यहाँ पर मैंने कहा है चेस्ट एक्सपेंशन के लिए, दूसरा है चेस्ट मसल्स एक्सरसाइज, वही हुआ है ना। किस तरह से करेंगे हम चेस्ट मसल्स एक्सरसाइज? चेस्ट मसल्स एक्सरसाइज के लिए ये है कि अपर लिम्ब का भी, चूँकि हमारा अपर लिम्ब का बहुत सारा मसल चेस्ट से रिलेटेड है, जैसे पेक्टोरलिस मेजर है, आपके सेरेटस एंटीरियर है, ये सारे मसल्स हमारे हैं, ट्रेपीजियस है, ये सारे मसल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं हमारे चेस्ट के लिए। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हम बहुत सारे एक्सरसाइज बताते हैं। फ्री हैंड एक्सरसाइज है कि चेस्ट, हाथ को दोनों तरफ से इस तरह से फैलाओ छोड़ो, फैलाओ छोड़ो, इस तरह से करते रहना है ताकि हमारा चेस्ट मसल इम्प्रूव हो जाए। नॉर्मल कंडीशन में हम लोग एक्सरसाइज तो करते नहीं हैं, या बहुत से लोग ठीक है एवरी डे मॉर्निंग वॉक करते हैं, थोड़ा हाथ घुमा लिया, ये कर लिया, लेकिन ये सोच कर नहीं करते हैं। वो सोचते क्या है कि हमारा जॉइंट मोबाइल रहे, इसके लिए वो करते हैं, लेकिन नोबडी नोज कि इस मूवमेंट को करने से हमारे किस मसल का एक्सरसाइज हो रहा है। तो यहाँ पर उसको आपको बताना है कि तुम इस तरह से जो मूवमेंट करोगे तो तुम्हारा फला मसल्स का एक्सरसाइज हो रहा है, जिसकी वजह से वो मसल स्ट्रांग होगा और एट द टाइम आफ्टर द सर्जरी और एट द टाइम ऑफ सर्जरी इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ठीक है। मरीज का ऑपरेशन हो गया, वार्ड में आ गया, वार्ड में आने के पहले ही आईसीयू में हम लोग जो है इसकी फिजियोथेरेपी शुरू कर देते हैं। क्या सबसे पहले फिजियोथेरेपी जाता है आईसीयू में, आपके स्टेथोस्कोप लेता है, उसके चेस्ट का कंडीशन को देखता है, वो फाइंड आउट करता है कि कहीं आफ्टर द ऑपरेशन इसके लंग्स में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन या कोई कंजेशन तो नहीं आया है। देखता है वो, उसको पता चलता है कि यस द लोअर लोब ऑफ द लंग्स इज अफेक्टेड, या मिडिल लोब वो अफेक्टेड, या अपर लोब, वो कोई सा भी लोब अगर अफेक्टेड हुआ है उसको वो क्लियर करने के लिए कोशिश करता है। तो वहाँ पर अगेन द ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन द लंग्स ऑल्सो, है ना। तो मरीज़ को हम लोग क्या कहते हैं कि कहते हैं डीप ब्रीदिंग करो। जिस तरह से बिल्कुल सिंपल सी बात हम तुमको बता रहे हैं कि जैसे एक गिलास तुम ले लो, नल को खोल लो, उसमें से पानी लो, ठीक है, पानी जमा कर लिया आपने इसमें, अब एक पाइप के ज़रिए उसमें डाल करके उसको फूको तो क्या होगा, वो पानी ऊपर फेंकेगा। ठीक है। तो हमारे लंग्स में जो स्पूटम, जो हमारे कंजेशन की वजह से स्पूटम जमा है, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, ज़ोर से इनहेल करते हैं, तो उससे जो एक प्रेशर पैदा होता है, उस प्रेशर की वजह से हमारा स्पूटम नीचे से ऊपर की तरफ आता है। जब ऊपर की तरफ आता है, तुम लंबी लंबी सांस लेके देखोगे। आजकल कोरोना है ना, कोरोना में क्या हो रहा है, लंग्स अफेक्टेड हो रहा है ना। कोविड-19 जो है ये, इससे क्या हो रहा है, लंग्स अफेक्टेड हो रहा है। ये फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर रहे हैं, और अभी जो कोरोना का मसला है जिसमें लंग्स अफेक्टेड हो रहा है, क्या करते हैं, इसी चीज़ को करते हैं कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, जिसकी वजह से वो इफेक्ट जो हमारा कंजेशन की वजह से स्पूटम अंदर की तरफ है वो ऊपर की तरफ आता है। जैसे ही ऊपर की तरफ आता है तो हमारे ट्रैकिया में इरिटेशन पैदा होता है, और उस वक्त हम लोग कहते हैं हफिंग करो। क्या करो, हफिंग। एक होता है कफ करना, एक होता है हफ करना। हफ किसको कहते हैं, हफ, दिस इज द वे, एंड कफ दिस इज द कफ, है ना। हफ में क्या है, जोर से मुंह से हवा निकालना है, एंड कफ में क्या है, खांसना है, यानी दिस इज द प्रोसीड्योर। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि उसको करवाते हैं, जिससे अगर हमारा लंग्स अफेक्टेड है और जो भी लोब में है
उस लोब से वो निकल के ऊपर की तरफ आता है और मुंह से वो निकल जाता है, जिसकी वजह से लंग्स हमारा क्लियर होने लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोअर लोब में, जो नीचे का लोब है लंग्स का, उसमें हमारा कंजेशन है। तो लोअर लोब से ऊपर की तरफ आने में तो एक पोजीशन चाहिए ना। पोजीशन का मतलब क्या कहा, हमको तिरछा होना होगा। अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि मरीज़ का बाईपास सर्जरी हुआ है, ठीक है, उसको उल्टा करके पेट के बल लेटा करके आप किस तरह से कराओगे? तो उसके में तरीक़ा ये है कि मरीज़ को सीधा बैठा दो, बैक रेस्ट लगा करके, ठीक है, और आगे में पिलो रख दो, उसके लैप पे, उसके गोद में पिलो रखो, इतना ऊंचा रखो कि वो ऐसे झुक सके, और एक पिलो से या टॉवेल का को रोल करके उसको दे दो उसके हाथ में कि अपने चेस्ट पे ऐसे रखे और उसके बाद हफिंग करे, ह, इस तरह से हफिंग करेगा तो लोअर लोब से ऊपर आएगा, और जब ऊपर में इरिटेशन होने लगेगा तब उसको कहेंगे कि अब कफ करो। जब कर रहा है इस तरह से तो कफ बाहर निकल रहा है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं पोस्चरल ड्रेनेज। तो इस पोस्चरल ड्रेनेज के वजह से करने की वजह से हमारा लंग्स क्लियर हो जाता है। अब मरीज़ को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। साथ साथ क्योंकि ऑपरेशन हुआ है तो हमारे जो मसल्स हैं जो चेस्ट से निकल के हमारे शोल्डर में भी आए हैं, पेक्टोरलिस मेजर है ना, ये हमारे चेस्ट से निकल के बहुत इम्पोर्टेंट ये मसल्स है जो हमारे हाथ को ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से लाता है, ये अंदर की तरफ ऐसे लाता है। जब ये कटेगा तो जाहिर बात है वो वीक हो जाएगा ना, तो उसके मसल्स के ताकत को बढ़ाने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग शोल्डर का मूवमेंट करवाते हैं, समझा न? तो यहाँ पर मैंने लिखा है मूवमेंट ऑफ ऑल 4 लिम्स, है ना, चारों हाथ पांव का एक्सरसाइज करवाते हैं, और एज वेल एज बाद में लेटर ऑन मरीज़ को ये कहते हैं जब उसका ज़ख़म हिल हो जाता है, स्टिचेज रिमूव हो जाते हैं, तब हम लोग उसको सिखाते हैं कि पोस्ट स्पाइनल एक्सरसाइज भी करना है। उसके लिए भी पोस्चर एंड पोजीशनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उस कंडीशंस में भी मरीज़ को कहते हैं कि उल्टा लेट करके सीना को उठाओ तो वो नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको कहते हैं कि बैठ करके या खड़े हो करके अपने दोनों हाथ को अपने वेस्ट के ऊपर इस तरह से रखो, और रखने के बाद इसको अपने को बेंड करो, टिल्ट करो बैक की तरफ इस तरह से। तो ये क्या होता है, ये हमारे बैक मसल्स का एक्सरसाइज होगा। बैक मसल्स में बहुत सारे हमारे मसल्स हैं, ट्रेपीजियस है, ट्रेपीजियस एक ऐसा मसल्स है जो हमारे नेक से भी निकला है, हमारे हिप बोन से भी निकला है, और हमारे सारे वर्टेब्रा से निकला है। ये एक ट्रायंगुलर मसल्स बन के हमारे आकर के स्कैपुला में ख़त्म होता है। तो इसका काम यही है कि हमारे बॉडी को इरेक्ट रखता है, एक्सटेंशन में रखता है, ये डिफरेंट मूवमेंट करता है। जब हम ये इस तरह से रिट्रैक्ट करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हम ऊपर हाथ उठाते हैं तो इसमें भी ये काम करता है, जब हम साइड से हाथ उठाते हैं इसमें भी काम करता है। तो ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो यानी इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये सारे एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं। ये मरीज़ जब करता रहता है एंड फाइनली मरीज इज आस्क्ड टू डू द मॉर्निंग वॉक और ट्राई टू डिक्रीज द वेट और टू मेंटेन द वेट। बॉडी वेट बढ़ने नहीं देना, ठीक है। उसके लिए एटलीस्ट ही इज एडवाइज टू डू द मॉर्निंग वॉक एटलीस्ट 2 to 3 किलोमीटर्स पर डे, समझा ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द CABG एंड प्रोसीजर ऑफ open heart surgery and the management of the PT management of CABG. Thank you very much.